तो भाई एटम खत्म करने के बाद अब आ जाते हैं न्यूक्लियाई पर, और इस बार सीबीएसई की बड़ी कृपा है कि उन्होंने न्यूक्लियस से बहुत सारी चीजें हटा दी हैं। जो हैं वो पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, मचाते हैं। चलिए पढ़ते हैं और बढ़ते हैं न्यूक्लियस की तरफ। और जब हम बात करेंगे न्यूक्लियाइज की बहुत सारे, तो उसमें कुछ बेसिक चीजें जो है वो हमें पता होना चाहिए। अगले 10 मिनट के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये यूनिट खत्म हो जाएगी और हमारे मार्क्स भी पक्के हो जाएंगे। तो देखो, जब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो यार न्यूक्लियस के केस में हमारे पास जब हम एटम की बात करते थे तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता था, वहीं पर हम सब कुछ अपने आप को रोक के रखे हुए थे। अब हम आ जाएंगे अंदर, जहां पर रदरफोर्ड ने कहा था ना, पूरा मास जो है वो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो सेंटर जोन कहलाता है हमारे पास न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के पास बेसिकली हम लोग बोलेंगे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और इनको कंबाइंडली हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। बहुत सारी और चीजें भी होती हैं इधर, बहुत बड़ी मिस्ट्री है भैया, और वो मिस्ट्री हम अगर समझने बैठ गए, वो तुम रिसर्च जब करोगे तब समझना, वो मिस्ट्री अगर हम समझने बैठ गए तो हम फंस जाएंगे, इसीलिए हम उस मिस्ट्री की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नोन एज न्यूक्लियॉन्स। और अभी मेरी जो स्टडी है वो ये कहती है कि मुझे बस इतना ही समझना है कि उसके पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। अब अगर हम देखें तो केमिस्ट्री ने तुम्हें इतना तो सिखा दिया है कि Z मतलब एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर कोई आपसे कहे कि एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास को आप रिप्रेजेंट करते हैं A से, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम इसको यूनिफाइड मास में ले रहे होते हैं ना, इसीलिए अभी आगे जाके समझ में आएगा ये U के बारे में मैं क्या बोल गया तुमसे, है ना। तो चलो अब सुनो आगे की बात। तो आगे की कहानी है वो ये कहती है तुमसे कि 3 चीजें हमको बेसिकली पढ़नी है, और एक है एटॉमिक नंबर, दूसरा है एटॉमिक मास, और एक और। अगर आप ए को देखें तो इसके अंदर यार दोनों चीजें हैं, प्रोटॉन का नंबर भी है और न्यूट्रॉन का नंबर भी है। और अगर मैं इसमें से मैं ए में से अगर Z को माइनस कर दूं तो प्रोटॉन का नंबर चला जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ न्यूट्रॉन। तो इसीलिए जब तुमको न्यूट्रॉन का नंबर निकालना है तो तुम क्या लेने वाले हो, A माइनस Z। ये क्या है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब वो 3 चीजें जो हमें काम आएंगी, और वो है आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। बड़ा कंफ्यूजन है भाई, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है इसको पढ़ने में। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है हमारे पास कि जब हम आइसोटोप्स पढ़ते हैं समझ नहीं पाते ए को सेम बोले या जेड को, तो यहां पर बाबा जी तुमको एक बूटी भी दे देंगे, वो दिमाग में बैठा लोगे तो काम हो जाएगा। आइसोटोप्स, और किसी भी एलिमेंट को क्या लिखते हैं, ए एक्स जेड, मतलब ऊपर होता है एटॉमिक मास, नीचे होता है एटॉमिक नंबर जेड। तो अगर मैं आपसे कहूं टोप्स, टोप्स मतलब टोपी, टोपी मतलब ए ऊपर वाली, अगर टोपी डिफरेंट है तो आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, टोप्स फॉर टोपी, टोपी डिफरेंट, आइसोटोप्स मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जिनका, या ऐसे एटम्स यू कैन से, जिनका एटॉमिक नंबर Z सेम बट टोपी डिफरेंट, मतलब कि एटॉमिक मास डिफरेंट, आर नोन एज आइसोटोप्स। बस इतना लिख दोगे, कोई नंबर काटने वाला नहीं है। A डिफरेंट, Z सेम। देन वी मूव टू आइसोबार्स। बार का बेस उठा लो, बार मतलब मैं ऐसे याद रखता हूं बेस, जिसका बेस डिफरेंट, बेस डिफरेंट मतलब Z डिफरेंट बट A सेम। तो यार इसका मतलब है दोज न्यूक्लियाइज विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर नोन एज आइसोबार्स। तो आइसोबार भी क्लियर हो गए, आइसोटोप्स भी क्लियर हो गए। अब आते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स को अगर आप देखो तो टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, मतलब जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो कहलाएंगे आइसोटोन्स। अब कुछ एग्जांपल देख लो भाई। देखो अगर मैं आपसे कहूं तो 17Cl35 या फिर 17Cl37, इन दोनों केस में ये 17 है, यानी एटॉमिक नंबर सेम, और एटॉमिक नंबर सेम और टोपी डिफरेंट मतलब आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। एक और एग्जांपल है ऑक्सीजन, एक और एग्जांपल है कार्बन। जितने एग्जांपल लिखते चले जाओ। कार्बन ऐसा है कि जिसके साथ जोड़ना चाहो जोड़ लो, कार्बन के इधर उधर कर दो, हाइड्रोजन के इधर उधर कर दो भाई। हाइड्रोजन का लिख दिया 1H1, 2H1, 3H1, लो सब आइसोटोप्स बन गए आपके पास। आइसोबार मतलब होगा कि जिनका जो एटॉमिक मास है वो सेम हो। देखो 40
देखो कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 है, ऑर्गन का भी आपके पास एटॉमिक मास 40 है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास सेम है। और कार्बन को पकड़ लो, नाइट्रोजन को पकड़ लो, भाई कार्बन कहता है C6 हूं मैं मगर 14, और नाइट्रोजन कहता है मैं 7 हूं, मेरा एटॉमिक नंबर मगर 14। तो दोनों के एटॉमिक मास हो गए मेरे पास सेम, एटॉमिक नंबर हो रहे हैं डिफरेंट, तो यानी ये भी आइसोबार्स हैं। आइसोटोन्स के केस में मैं फिर कहूंगा डिफरेंस ले लो 13 - 6। देखो कार्बन के साथ क्या फायदा है, 12 भी ले सकते हो, 13 भी ले सकते हो, 14 भी ले सकते हो। ऑक्सीजन के साथ भी यही फायदा है, 14, 15, 16 आप ले सकते हो। नाइट्रोजन के साथ आप 13 ले लो, 14 ले लो, तो आपको डिफरेंस सेम लेना है। तो मैंने क्या जुगाड़ लगाई, मैंने ये लिख दिया 13C6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 13 - 6 7, नाइट्रोजन का 14N7, 14 - 7, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 7। तो ये बन गए मेरे पास आइसोटोन्स। आपको लग रहा होगा कि बाबा जी बहुत तेज जा रहे हैं, भाई आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स अपन बहुत बार सुन चुके हैं, इसीलिए इस सेक्शन में अगर बाबा जी तेज भी जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। तो यार एक ही बात पकड़ लो कि अगर टोपी सेम इसका मतलब है टोपी डिफरेंट, इसका मतलब आइसोटोप्स, अगर बेस डिफरेंट इसका मतलब आइसोबार्स, और अगर टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, अगर आइसोटोन्स है इसका मतलब है न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसी से आगे बढ़ जाएंगे। अब अपन आते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ जो कि है रेडियस। अब अगर मुझे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालनी है, अगर मुझे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकालनी है तो मुझे करना क्या पड़ेगा, तो एक इंपीरिकल फॉर्मूला आता है आपके सामने, और वो इंपीरिकल फॉर्मूला है R0 A⁻⁴। R0 क्या है, R0 है बेसिकली एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यहां पर उसकी वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें ये याद नहीं होगा फर्मी क्या होता है, तो वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। सो R = R0 A⁻⁴ याद रखना एटॉमिक मास का क्यूब रूट है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि एल्यूमिनियम है, अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का मास कितना है 27। अगर आप 27 रख दो यहां पर तो 27 जैसे ही हम प्लेस करेंगे R = क्या हो जाएगा, R0 27 का क्यूब रूट यानी कि 3 का क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3R0। यानी कि आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 3 × 1.2 यानी कि 3.6 फर्मी न्यूक्लियस का साइज आ गया। किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। तो भाई हमारे लिए आसान है अब रेडियस निकालना। R0 A⁻⁴ एक मार्क में क्वेश्चन बन सकता है, करना अत्यंत 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 आवश्यक है। ठीक है, अब आते हैं अपन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। यहां से क्वेश्चन बनता है और धांसू बनता है, वो भी देख लेते हैं। यार डेंसिटी का नॉर्मली अगर मैं देखूं मास डेंसिटी तो फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, सो मेरे पास डेंसिटी = आ गया है मास बाय वॉल्यूम, और जैसे ही मास बाय वॉल्यूम आया मास चाहिए मुझे। अब आप तो जो एटॉमिक मास लिखते हो वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी कि नंबर बता रहा है वो आपको क्योंकि यूनिफाइड मास में होता है, बट मुझे तो यहां पे मास चाहिए भैया केजी में। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे कि एक न्यूक्लियॉन का जो मास है, मतलब मान लेते हैं कि अपने पास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का जो मास है दैट इज m। So m is basically mass of one nucleon। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे चाहिए टोटल मास, देखो न्यूट्रॉन थोड़ा हैवी होता है, प्रोटॉन थोड़ा लाइट होता है, बट ना अप्रोक्सीमेटली सेम मान सकते हैं, तो हम निकाल रहे हैं उसको सेम। तो a क्या है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, m क्या है, एक न्यूक्लियॉन का मास इन केजी, जिसमें भी आप रखना चाहें ग्राम में या केजी में, जैसे 1.67 × 10⁻⁻27 केजी होता है प्रोटॉन का, लगभग उसी के आसपास होता है, थोड़ा भारी होता है बट लगभग उसी के आसपास होता है न्यूट्रॉन का। तो वो मैंने मान लिया यहां पर m। a हो गया मेरे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर, और जैसे ही मैं यहां पर रखूंगा डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दूं 4/3πr³। r की वैल्यू आप सबको पता है, मैंने बताई थी अभी R0 A⁻⁴ अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, R0 का तो क्यूब हो जाएगा बट A⁻⁴ का क्यूब यानी a बचेगा, और अगर a बचेगा तो ये a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3m/4π R0 क्यूब। और यहां पर देखो 3 कांस्टेंट, मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, R0 कांस्टेंट, सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है। इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन कहा जाता है प्रूव दैट द डेंसिटी ऑफ ऑल द न्यूक्लियसेस विल बी सेम वेदर इट इज हाइड्रोजन वेदर इट इज यूरेनियम, सबकी जो डेंसिटी है न्यूक्लियस की वो सेम रहेगी। और भैया हेंस द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस
इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। भारी करते जाओ, भारी करते जाओ, भारी करते जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो चलिए, तो आप बढ़ जाते हैं अपन मास डिफेक्ट की तरफ। ये मास डिफेक्ट अपन से कहना क्या चाह रहा है? एक्चुअली में आपके घर में 3 बकेट थे वाटर के, 3 बाल्टियां थी पानी की जो भरी हुई रखी हुई थी। तुमने उनको लिया और खाली कर दिया एक बड़े टैंक में। बिल्कुल सही। क्या तुम्हारा पूरा का पूरा लिक्विड ट्रांसफर हो गया? तुम में से कई लोग कह रहे होंगे हाँ हो गया बाबा जी, हमने तो अच्छे से डाला था, हमने गिराया भी नहीं। भाई साहब, फिर भी 1 या 2 बूंद ऐसी होंगी जो उस बकेट के अंदर कहीं ना कहीं रुक गई होंगी। यानी कि आपका जो एक्चुअल वॉल्यूम है या आप मास निकाल रहे हैं, तो मास जो है आपके पास एक्चुअल लिक्विड का वो थोड़ा सा कम हो गया, और वो जो डिफेक्ट जो आपका लॉस हुआ है दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट। तो जब हम कहते हैं किसी न्यूक्लियस को कि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, तो प्रोटॉन अगर 7 है और न्यूट्रॉन भी 7 है, मतलब सपोज करो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो भाई दोनों का सम जो होगा उतना मास उस न्यूक्लियस का होना चाहिए। बट ऑब्जर्व किया गया कि वो मास थोड़ा सा कम निकलता है, और वो जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज नोन एज मास डिफेक्ट। यानी कि कैलकुलेटेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास इज इक्वल टू द मास डिफेक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पार्ट को देखें, ये कह रहा है इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन फॉर्मिंग अ न्यूक्लियस एंड एक्चुअल मास। भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन ने मिलकर बनाया, तो उनके जो मासेस का सम है उसको बोलेंगे कैलकुलेटेड मास, और ऑब्जर्व हमने जो किया वो ऑब्जर्व मास हो गया, जो डायरेक्ट हमने न्यूक्लियस का निकाल दिया। मतलब उस टैंक का वेट तुमने डायरेक्ट किया और इंडिविजुअली इनका वेट किया, तो थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आया दैट डिफरेंस इज बेसिकली मास डिफेक्ट। निकाल लेते हैं इसको यार। कैसे निकालें? तो देखो, अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन mp, मास ऑफ न्यूट्रॉन mn, अब अगर मैं इनको दोनों को देखूं तो ये तो एक एक का मास है ना। कितने प्रोटॉन्स होते हैं? Z। कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? A माइनस Z। तो भाई कैलकुलेटेड मास क्या आएगा आपके पास? कैलकुलेटेड मास आएगा, ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ प्रोटॉन, और इन दोनों का सम कर दिया, टोटल मास आ गया, उसको ऑब्जर्व्ड मास से माइनस कर दिया, दैट विल गिव यू द एक्चुअल मास डिफेक्ट। और ये गंदा सा जो फॉर्मूला दिख रहा है, डरना नहीं, न्यूमेरिकल आएगा अगर अपन के पास, तो डायरेक्ट प्रोटॉन का नंबर निकालना, न्यूट्रॉन का नंबर निकालना, उन दोनों को आपस में क्या कर देना, प्रोटॉन वाले को प्रोटॉन के मास से, न्यूट्रॉन वाले को न्यूट्रॉन के मास से, दोनों को ऐड कर देना, कैलकुलेटेड मास आ जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं हीलियम का 4He2। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास 4He2 है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। A माइनस Z, 4 माइनस 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 2। मास ऑफ 1 प्रोटॉन mp दिया होता है न्यूमेरिकल में, और इस बार राउंड ऑफ मत करना, अगर 5 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू दिए तो 5 तक ही लेना। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, कैलकुलेटेड मास आ जाएगा। ऑब्जर्व डायरेक्ट दिया होगा, आप निकाल नहीं सकते, तो इसलिए दोनों को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपके पास। अब एक स्पेशल केस बताता हूं कि एक रिएक्शन दी होगी और आपसे कहा जाएगा कि इसका मास डिफेक्ट निकालो या एनर्जी रिलीज निकालो। तो उस केस में क्या करें? रिएक्टेंट के प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग निकालें, प्रोडक्ट के अलग निकालें। फिर इतना कौन करेगा भाई? 3 घंटे यही करते करते सर दुख जाएगा मेरा। नहीं करना है, नहीं करना है। क्या करें? रिएक्टेंट का अलग से मास देंगे, प्रोडक्ट का अलग से मास देंगे, दोनों को माइनस कर देना, आपके पास आ जाएगा मास डिफेक्ट। बस डायरेक्टली करना है अपन को। सो रिएक्शन अगर दिया हो तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला यूज करना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। एक न्यूमेरिकल हम इसी वीडियो में करने वाले हैं, तो वो तुम्हें और क्लैरिटी दे देगा इस पर। अब आता है बाइंडिंग एनर्जी। ओहो, ये बाइंडिंग एनर्जी क्या कह रहा है बाबा जी? बाइंडिंग एनर्जी कुछ नहीं कह रहा है आपसे। आप किसी न्यूक्लियस को अगर स्प्लिट करते हो तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने में, उसके न्यूक्लियॉन्स को दूर दूर ले जाकर छोड़ने में, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। मैं किसी चीज को टाइट पकड़ा हुआ हूं बहुत हाई एनर्जी के साथ, अगर उसको आपको मुझसे दूर ले जाना है तो आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी जितने से इसको मैंने पकड़ कर रखा हुआ, जितनी एनर्जी मैंने इसको दी हुई है, और वही तो मेरी बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी ना, पकड़ने वाली। वो जो तुम हग करते हो जब
किनारे जाके बहुत टाइटली कि भाई आज मौका मिला है हक करने का, बस वही है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को न्यूक्लियस ने हक करके रखा हुआ है और वो छोड़ नहीं रहा है उसको, तो उसको छोड़ने के लिए आपको ले जाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो जो टोटल एनर्जी है सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग करने की, मतलब जुदा करने की, मतलब कि अलग अलग कर देने की, मतलब कि ब्रेकअप करवाने वाली, वो एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी अगर आप देखो तो डेफिनेशन कह रही है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स इनटू इट्स nucleus into its constituent protons and neutrons is known as binding energy। बहुत सिंपल लॉजिक है, कैलकुलेशन तो छोड़ दो, ऊपर से मास डिफेक्ट निकाला था आइंस्टाइन साहब को, याद कर लो, वो याद है ना तुम्हें? हाँ, तो यार एनर्जी आ जाएगी आपके पास डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ई एम सी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। मास एनर्जी रिलेशनशिप को फॉलो कर लो। सो जैसे ही आपके पास आ जाएगा आप लिखोगे ई इज डेल्टा ई इज इक्वल टू मास डिफेक्ट, सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट रख दी, ये जो आंसर आएगा ये जूल में देगा, बट हमारे न्यूमेरिकल जूल में बात नहीं करते हैं, हमें तो चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि बहुत ह्यूज एनर्जी इस केस में रिलीज होती है जब अपन फिशन फ्यूजन की बातें करते हैं। तो यार इसीलिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर है, रट डालो 931.5 इंटू डेल्टा एम इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया आपके पास आंसर। अब आपको कुछ नहीं सोचना है, अब आपको डायरेक्ट मास डिफेक्ट की वैल्यू यू में, यूनिफाइड मास में आपको यहां पर रखनी है, क्योंकि अगर मैं इसकी यूनिट वाइज भी बात करूं तुमसे तो 931.5 ये जो दिया हुआ है ना, ये एग्जाम में भी दिया होगा आपको, कई बार 931 दिया होगा, 931 दिया है तो 931 ले लो, कहानी खत्म। चलिए बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ, इसके अलावा इस चैप्टर में सिर्फ फिशन फ्यूजन है और कुछ भी नहीं है, तो चलो वो न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। अब इस न्यूमेरिकल में हमसे कहा गया कि भाई नियॉन था, नियॉन अंडरगोज बीटा डिके। अब अल्फा बीटा से सर चकराता है, पहले ये सिलेबस में था अब नहीं है, तो बाबा जी अब जब सिलेबस में ही नहीं है तो हम कैसे उसको याद रखें? तो यार ये बूटी याद रख लो कि अल्फा का मास होता है 4, चार्ज होता है 2, बीटा का मास होता है 0, चार्ज होता है -1। तो अगर तुम इतना याद रखते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब नियॉन ने क्या निकाला? एक बीटा निकाला, और क्या बन गया? वो सोडियम बन गया। अब आपको बताना है इस केस में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, मास डिफेक्ट निकाल के बाइंडिंग एनर्जी निकाल देंगे, वही तो एनर्जी रिलीज हो गई। तो यार कैसे निकालूं मैं उसको? तो मास डिफेक्ट की देखो ये सब डेटा दिया है, मैंने कहा था ना रिएक्टेंट का मास, प्रोडक्ट का मास सब देंगे वो। तो रिएक्शन क्या कह रही है? नियॉन था, नियॉन ने एक बीटा निकाल दिया। अब देखो मास तो 0 है बीटा का, मगर चार्ज जो है वो -1 है। अगर इस केस में अपन देखें तो ये 0 और ये 23 और ये 23 तो बैलेंस हो गई, और नीचे देखो तो ये 10 और ये -1 चला गया, तो यहां हो जाएगा 11, क्योंकि 11 - 1 विल बिकम 10। जो एटॉमिक मास का सम है और जो एटॉमिक नंबर का सम है वो सेम रहना चाहिए। अब एनर्जी रिलीज हुई, मैंने क्या कहा था भाई, m रिएक्टेंट माइनस m प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कौन बैठा है? नियॉन। तो देखो नियॉन का मास रख दिया मैंने रिएक्टेंट की जगह, प्रोडक्ट का मास रख दिया मैंने सोडियम वाला। तो जैसे ही माइनस करेंगे ये आंसर आ गया। मैंने आपसे कहा था जितने डेसिमल तक वहां पर वैल्यूज दी हो छोड़ना मत, यहां बहुत छोटा सा लॉस होता है मगर बहुत हाई एनर्जी बनती है, और वही हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मास डिफेक्ट आपने निकाल दिया, जैसे ही मास डिफेक्ट आएगा भाई आपको कुछ नहीं करना, आपको 931.5 इंटू डेल्टा एम वाले फॉर्मूले में रखना है। मास डिफेक्ट की वैल्यू रख दी, 931.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4.374 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये इतनी आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आने के चांसेस भरपूर हैं, बहुत ज्यादा हैं। तो भाई इस वीडियो में तो बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मचाते रहो। जैसा हर बार बाबा जी बोलते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बाबा जी तुम्हारे साथ हैं तो फिर क्या डरना यार। अपने ब्राइटर साइड को और ब्राइट करो, डार्क साइड से कहो तुम्हें अब जरूरत नहीं है, तुम जाओ। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।